हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का जो है वो वीडियो लेक्चर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन से टाइप की हैं, उनके एग्जाम्पल्स और बहुत सारी उनकी बातें करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। द रेडॉक्स रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो फॉलोइंग टाइप की हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है उसको समझते हैं, तो देखिए ध्यान से। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें आइदर किसी वन रिएक्टेंट में या किसी वन से ज़्यादा या सभी रिएक्टेंट्स में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से। इन दिस रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स combines together to form the products in which either one or all the reactants are present in the elemental form or zero oxidation state। मतलब कि जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन सभी एलिमेंट्स में या तो सभी रिएक्टेंट के एलिमेंट्स में या किसी एक में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट में या किसी भी रिएक्टेंट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो उसे केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, C+O2 गिव्स CO2। आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना CO2, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो आप देख सकते हैं कार्बन सॉलिड जो है वो C में +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 देखिए, जहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रोजन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना, उसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। मैग्नीशियम जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 0 से ऑक्सीडेशन नंबर +2 में इंक्रीज हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन की बात करें तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 में डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिससे कि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, मैथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। CH4 गैस +2O2 गैस गिव्स CO2 गैस +2H2O लिक्विड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, जो कि CO2 के कार्बन +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट में से केवल एक रिएक्टेंट O2 ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये वाली रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। हालांकि जो CH4 है दूसरा रिएक्टेंट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, बट फिर भी हम इसे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान यही रखना है अपने को, अच्छे से ध्यान ये रखना है, याद भी रखना है कि किसी एक रिएक्टेंट में या सभी रिएक्टेंट में, एटलीस्ट किसी एक रिएक्टेंट में तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म होना चाहिए। जैसे एग्जांपल D देखिए, एग्जांपल D में क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, आपके पास जो दोनों रिएक्टेंट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन का -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी रिएक्टेंट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है।
कोई भी रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है और इनके कॉम्बिनेशन जो CaCO3 बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है जहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन किसी भी रिएक्टेंट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म नहीं होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि ये केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देखिए यही बात यहाँ पे कही गई है, इट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन एज नो एनी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये केवल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट जो टाइप है आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सेकेंड देखिए, सेकेंड अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कोई एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में या तो किसी एक प्रोडक्ट में या सभी प्रोडक्ट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। अगर किसी एक प्रोडक्ट में भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो भी हम उसे डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, और अगर सभी प्रोडक्ट्स में भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म है तो भी हम उसे डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और यदि किसी भी प्रोडक्ट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे समझाई गई है, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स in which either one or all the products must have zero oxidation state or must be present in the elemental form। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक डाउन होगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में, जिसमें या तो वन प्रोडक्ट या बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए 2H2O liquid gives 2H2 plus 2O2, 2H2O plus O2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे बनने वाले दोनों प्रोडक्ट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गया, ये रिडक्शन शो कर रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और जो एक कंपाउंड H2O है वो दो प्रोडक्ट बना रहा है और दोनों ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 2, NaH ऑन हीटिंग गिव्स Na + H2। तो आप देख सकते हैं NaH जो है उसमें Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और H की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। Na जो है वो +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज शोइंग रिडक्शन, जबकि हाइड्रोजन जो है वो -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, दोनों ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल सी की बात करें, पोटेशियम क्लोरेट का जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन कराते हैं तो KCl + O2 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन क्या होगी, 2KClO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स 2KCl सॉलिड + 3O2 गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 में चेंज हो रहा है, +5 से -1 यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, और ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें कोई एक प्रोडक्ट जो O2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि जो KCl है उसमें नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, दोनों में ही +1 -1 है। तो किसी एक प्रोडक्ट में भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख रहा है, एलिमेंटल फॉर्म दिख रही है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फिनोमेना दिख रहा है, इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर डी आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप थर्मल डीकम्पोजिशन कराते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 बनता है। यहाँ पे बनने वाले दोनों प्रोडक्ट में किसी में भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, किसी में भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपके सामने दे रखी रिएक्शन है एग्जाम्पल डी के अंदर, ये केवल
डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इट इज ओनली अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बट नॉट अ डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन एज नो एनी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और इन द एलिमेंटल फॉर्म। यहाँ पे इसे केवल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है या कोई भी प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पे साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी एलिमेंट्स का चेंज होता है, जिससे कि हमको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, राइट। ये बात यहाँ पे कही गई है। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड विद द साइमल्टेनियस चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, और साथ साथ में यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होगा, जिससे कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। जो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो जाहिर सी बात है, मेटल डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइस वर्सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वाइस वर्सा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को अपने आप डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हालांकि हम करवा सकते हैं, एनर्जी देके, इलेक्ट्रिक एनर्जी देके इस प्रोसेस को करवाया जा सकता है, आगे आप चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे, लेकिन अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो काम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल, बेसिकली जब हम एलिमेंट में हमने क्लासीफाई कर दिया है कि मेटल आप ले रहे हो तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा जो है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल के द्वारा मोर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से स्पॉन्टेनियसली डिस्प्लेस होने वाला जो प्रोसेस है वो अपने आप नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, the more reactive metal or the displacing metal is easily oxidized and it will be a better reducing agent। जो मोर रिएक्टिव मेटल है जो डिस्प्लेस कर रहा है, जिसको हम डिस्प्लेसिंग मेटल भी बोल रहे हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा, राइट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, जिसको हम डिस्प्लेसिंग मेटल कहते हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो रिएक्शन है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आ रही है। अब हमने एग्जाम्पल फर्स्ट देखा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस गिव्स जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, जिंक है, जो कि जिंक सॉलिड जिंक 0 से जिंक +2 में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर है, जो कि कॉपर +2 से कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ जिंक +2 में और कॉपर +2 से कॉपर में रिडक्शन हुआ, और ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, जहाँ जिंक एक मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम सॉलिड प्लस V2O5 सॉलिड गिव्स 2V सॉलिड प्लस 5 CaO सॉलिड। कैल्शियम की रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से कराएंगे तो वेनेडियम बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से कैल्शियम 0 से कैल्शियम +2 में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि वेनेडियम +5 से वेनेडियम 0 में रिडक्शन शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो कि वेनेडियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, और वेनेडियम इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, जो कि यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाए।
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, Mg solid plus TiCl4 liquid gives 2 MgCl2 solid plus Ti solid। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में जो है, मैग्नीशियम जीरो जो है वो Mg+2 में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि टाइटेनियम जो है टाइटेनियम +4 से टाइटेनियम जीरो में रिडक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है जो टाइटेनियम क्लोराइड से टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर रहा है, और टाइटेनियम एक लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है। मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg+2 में, जबकि लेस रिएक्टिव मेटल टाइटेनियम +4 टाइटेनियम में रिड्यूस हो रहा है, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 देखिए, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Cr2O3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स Al2O3 सॉलिड प्लस 2 Cr सॉलिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम +3 में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि क्रोमियम +3 क्रोमियम में रिड्यूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है, जबकि क्रोमियम एक लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो देखे, इससे हमें क्लियर हो गया कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंसेप्ट इसमें भी सेम होगा, जो डिस्प्लेस करने वाला होगा वो एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जो डिस्प्लेस होने वाला होगा वो एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होगा जो कि अपने ही कंपाउंड से डिस्प्लेस होगा। और ये वाइस वर्सा जो रिएक्शन है वो ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं हो सकती है, राइट। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। इन दिस रिएक्शन a more reactive non-metal displaces less reactive non-metal from its compound and vice versa is not true। ठीक है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन वाइस वर्सा रिएक्शन जो है वो ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस रिएक्शन के लिए क्या बोल देंगे कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन इजीली एंड गेट्स रिड्यूस्ड एंड एक्ट्स एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाता है और एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब नॉन मेटल जो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो हैलोजन या ऑक्सीजन से। कैसे होता है उसको समझते हैं। The reactivity as well as the oxidizing strength of the halogen decreases from top to bottom down the group in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में, तो हेलोजन्स की जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है और उनकी रिएक्टिविटी दोनों ही डिक्रीज होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ रखता है और उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है। उससे कम रिएक्टिविटी क्लोरीन की है, उससे कम रिएक्टिविटी ब्रोमीन की है, और सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की है। तो हेलोजन्स के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है और रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जो कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को रिप्लेस कर सकता है, राइट। इसी तरह से क्लोरीन जो होगा वो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह से ब्रोमीन जो होगा वो आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर सकता है, राइट। तो देखिए यही बात यहाँ पे समझाई गई है। इट इम्प्लाइज दैट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट कैन रिप्लेस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस इन द सॉल्यूशन। ये जो ऑर्डर है और ये जो कंसेप्ट है वो ये दिखाता है कि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट कैन अटैक्स वाटर एंड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन और वाटर। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्या करता है, जब वाटर पे अटैक कराते हैं फ्लोरीन का तो वाटर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्या होती है रिएक्शन, जरा देखिए ध्यान से। देखिए एग्जाम्पल 1, 2H2O लिक्विड प्लस 2F2 गैस गिव्स 4HF एक्वस प्लस O2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे O जो है -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि F जो है वो 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन -2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है
O0 में। तो H2O से O2 जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ और ये ऑक्सीडेशन फ्लोरीन ने किया और फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, जो कि H2O में से O को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो फ्लोरीन है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन है, और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन लेस रिएक्टिव नॉन मेटल ऑक्सीजन को उसके ही कंपाउंड वाटर से डिस्प्लेस कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है O2 में। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जहां हम कहना चाह रहे हैं कि क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन। क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है करस्पॉन्डिंग ब्रोमीन और आयोडीन में। देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 2, Cl2 gas plus 2 KBr aqueous gives 2 KCl aqueous plus Br2 liquid। आप देख सकते हैं Cl2 यानी क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस हो गया -1 में, और इसने क्या किया, Br- को ऑक्सीडाइज कर दिया Br2 में। तो यहाँ पे क्लोराइड एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि ब्रोमीन को एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और Br2 बना लेता है। तो क्लोरीन एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया, ब्रोमीन एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया, क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है Cl- में, और ब्रोमाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है Br2 में। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, जहाँ पे Cl2 गैस रिएक्ट कर रहा है 2 Ki एक्वस से, जिससे कि 2 KCl एक्वस प्लस I2 सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, और आयोडीन -1 से आयोडीन 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल आयोडीन को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और I2 बना के अलग कर रहा है। यहाँ I- का ऑक्सीडेशन हुआ I0 में, और यहाँ पे Cl2 रिड्यूस हो गया Cl- में। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, इसी तरह से नेक्स्ट बात करें आगे, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आयन इन द सॉल्यूशन। ब्रोमीन क्या कर सकता है, आयोडाइड आयन को सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप देखिए, ब्रोमीन एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि एक आयोडीन जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके ही कंपाउंड Ki से डिस्प्लेस कर देता है, I2 बना लेता है। यहाँ पे ब्रोमीन जीरो जो है वो रिड्यूस हो रहा है Br- में, और आयोडाइड -1 से ऑक्सीडाइज हो रहा है I0 में। तो ब्रोमीन का ब्रोमाइड में रिडक्शन हुआ और आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे समझ में आ गया कि ब्रोमीन एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है और आयोडीन एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस होता है उसके बारे में। तो देखिए, ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स विल डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। जो अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे रिडक्टेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और वो हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस कर देते हैं। उनके लिए एसिड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दे कैन ईजिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट 2Na solid plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous प्लस H2 गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो Na+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और H जो है वो H+1 से H2 में रिड्यूस हो रहा है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया Na+ में और H+ का रिडक्शन हो गया H2 में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया वाटर से और H2 यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया। तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक मेटल के द्वारा जो कि है अल्कली मेटल सोडियम। ठीक है, सोडियम जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और H जिसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, कैल्शियम सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस H2 गैस। देख सकते हैं कैल्शियम सॉलिड क्या कर रहा है, H2O से H को डिस्प्लेस कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट आउट हो रहा है। कैल्शियम 0 से कैल्शियम +2 ये ऑक्सीडेशन हो गया और H+ से H2 ये रिडक्शन हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम का कैल्शियम +2 में ऑक्सीडेशन और H+ का H2 में रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे कैल्शियम एक मोर रिएक्टिव मेटल जो कि कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए। लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस।
यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव मेटल्स की, जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करके डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आपने लिया Mg सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, हीट करेंगे यहाँ पे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम सॉलिड क्या कर रहा है, H2O लिक्विड, जो कि आप जब इसको हीट करोगे तो स्टीम के फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ से H2O में से H को रिप्लेस कर देगा, H2 सेपरेट आउट हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Mg0 से Mg+2 हो गया ऑक्सीडेशन और H+ से H0 हो गया रिडक्शन। और यहाँ से क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को वाटर से और वी कैन से जब आपने हीट किया तो स्टीम से डिस्प्लेस किया है, राइट। तो ये एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड ऑन हीटिंग गिव्स Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस। आप देख सकते हैं आयरन ने रिएक्शन की स्टीम के साथ, तो वहाँ से आयरन ऑक्साइड बना और यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो गया। तो आयरन एक मोर रिएक्टिव मेटल है, मतलब एक तरह से कंपैरेटिव टू सोडियम और कहें तो लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और स्टीम के साथ रिएक्शन करके स्टीम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है +3 में, जबकि H+ का रिडक्शन हो रहा है H0 में, राइट। देखिए अब ध्यान से, मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिसमें कि जो आसानी से कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी कैपेबल है हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करने के लिए। देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की बात हो रही है यहाँ पे। अब कुछ ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस करते हैं, कुछ ऐसे मेटल है जो स्टीम से डिस्प्लेस करते हैं, और जो ये दोनों से नहीं कर सकते वो फिर एसिड से तो डिस्प्लेस कर ही सकते हैं, राइट। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। तो जो स्टीम से रिएक्शन नहीं करता, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, वो मेटल एसिड से रिएक्शन करके डाइहाइड्रोजन को इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। इसके एग्जांपल्स कौन है, कैडमियम है, टिन है, वो ऐसे ही मेटल्स के एग्जांपल्स हैं जो ना तो स्टीम से रिएक्शन करते हैं ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन एसिड से रिएक्शन करने के बाद इजीली डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां डाइहाइड्रोजन एसिड से कैसे रिलीज होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया जिंक। जिंक एक मोर रिएक्टिव मेटल है कंपैरेटिव टू, अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो लेस रिएक्टिव है, बट फिर भी ये कैपेसिटी रखता है हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करने की। तो जिंक सॉलिड की रिएक्शन आपने कराई HCl एक्वस के साथ, तो वहाँ से ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस बना, और यहाँ पे जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस कर दिया और ZnCl2 का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट हो गई। यहाँ जो जिंक सॉलिड है इसमें आप देख सकते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये जिंक +2 में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि H+ जो है वो H2 में रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। सेकंड देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, जहां पे आपने लिया मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस गिव्स MgCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और MgCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। अगर हम एग्जांपल 7 देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe जो है आयरन, ये HCl से जब रिएक्शन कर रहा है तो FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगेन Fe0 से Fe+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और H+ जो है वो H2 में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, तो एक बात इससे ये भी क्लियर होती है कि हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रेट से हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन बहुत फास्ट हुआ है, रिएक्टिव मेटल होगा वो, जैसे कि मैग्नीशियम, और अगर हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन का रेट स्लो है तो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे कि Fe। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, ध्यान से देखिए। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन विच इज स्लोएस्ट फॉर द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक Fe and fastest for the more reactive metal like magnesium,
यानी कि जब मेटल्स की एसिड से रिएक्शन होती है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस का जो इवॉल्व होने का रेट है उससे पता चल जाता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम मेटल अगर है हमारे पास तो ये रेट फास्टेस्ट होगी और हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल मोस्ट रिएक्टिव है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन इवोल्यूशन की रेट कंपेयर करें सबसे स्लोएस्ट किसके लिए होगी तो वो होगी Fe के लिए, जिससे कि समझ में आ रहा है कि Fe एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा लेस एक्टिव मेटल होते हैं जो कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं और बिल्कुल भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे कौन है? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। तो देखिए यही बात यहाँ पे समझाई गई है। वेरी लेस एक्टिव मेटल्स विच मे अकर इन द नेटिव स्टेट ऑल्सो दे सच एज सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट इवन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं, वेरी लेस एक्टिव मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही स्पेशल बात आपको ध्यान देनी है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गिवन रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, उसमें आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, वो सारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सभी रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, स्पेशल नोट के फॉर्म में आपको बताया यहाँ पे, जो आपको याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन कब माना जाता है? जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का चेंज हो रहा हो। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उनको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं माना जाता है। राइट, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन की, जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसको देखते हैं ध्यान से। तो जैसा कि अभी कहा गया कि जो डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है ये एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि एक एलिमेंट अपनी किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाएगा। राइट, तो देखिए दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। यानी एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि कोई एलिमेंट किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जहां होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? One of the reactant substance in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 different oxidation state। यानी जब आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस की बात कर रहे हो, रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, तो उन रिएक्टेंट में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन केवल उन्हीं एलिमेंट के द्वारा शो की जाएगी जिनमें एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। ठीक है, अगर किसी में 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं तो उसके द्वारा ही डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो की जाएगी, अदरवाइज हर कोई एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state and both the higher and lower oxidation state of that element are present in the products formed in the reactant। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट है रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब जो रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट है वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। मतलब ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उस रिएक्शन में उसमें आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो इंटरमीडिएट से जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा वो एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन होगा, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो रिडक्शन होगा। यानी उस गिवन एलिमेंट का गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात यहां पे कही गई है, द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बोथ द हायर
and lower oxidation state of that element are present in the products formed in the reaction. ठीक है, अब बात करते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। तो एलिमेंट शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर एज फॉलोज। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला है क्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है फास्फोरस और पांचवा है ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन सेम है, आप मान सकते हो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी हो सकता है यहाँ पे, बट फ्लोरीन नहीं हो सकता, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। ओके, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम कैसे ये डिस्प्रपोर्शनेशन। मैं यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही मान के चलता हूँ, हेलोजन, जिसमें क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, बट फ्लोरीन नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस तो है ही है। अब इन सभी की हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं कि कैसे इनकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। तो देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्लोरीन का, Cl2 + 2OH- गिव्स ClO- + Cl-। तो आप देख ही सकते हैं Cl यहाँ पे क्या है, Cl2 के अंदर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बेसिक मीडियम के अंदर क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया ClO- में और रिड्यूस हो गया Cl- में। तो 0 से -1 में जो चेंज हो रहा है ये हो गया रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 में डिक्रीज हो रहा है। और जब Cl2 से ClO- बना तो उस दौरान Cl की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 में इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन देखने को मिला। तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ClO- में और क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है Cl- में, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है और वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल बी देखिए, H2O2 aqueous gives H2O liquid + O2 गैस। तो आप देख सकते हैं H2O2 में क्या है, H है +1 और O है -1। क्या हो गया यहाँ पे, H है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और O है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और O2 के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही है। तो आप देख सकते हैं O जो है वो रिएक्टेंट के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिड्यूस हो गया O-2 में और O जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो -1 से 0 इट इज ऑक्सीडेशन एंड -1 से -2 दिस इज रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिला। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हायर और लोअर दोनों में चेंज हो गई, इसलिए ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि ऑक्सीजन एलिमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है अपने कंपाउंड H2O2 में। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल थर्ड देखिए, जहां सल्फर की रिएक्शन हो रही है OH- के साथ और S-2 और S2O3-2 का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फर S8 जो होता है सॉलिड फॉर्म में, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जबकि OH- के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है S-2 और S2O3-2। S-2 में तो दिख ही रहा है स्टूडेंट, सल्फर के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि S2O3-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देख सकते हैं S8 जब कन्वर्ट हुआ S2 में तो ये हो गया रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और S8 जहां कन्वर्ट हुआ S2O3 में, वहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में इंक्रीज हो गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें सल्फर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर रहा है। जब सल्फर ऑक्सीडेशन शो करता है तो S2O3 में कन्वर्ट हुआ और जब सल्फर रिडक्शन शो कर रहा है तो S-2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब इस तरह से देखिए एग्जाम्पल 4, जहां हम कह रहे हैं P4 सॉलिड आप रिएक्शन करवा रहे हो OH- की प्रेजेंस में H2O लिक्विड के साथ, यहां से PH3 गैस + 3H3PO2 एक्वस का फॉर्मेशन हो रहा है। PH3 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, जबकि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और रिएक्टेंट के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो 0 से -3 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन और 0 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है ये हो गया ऑक्सीडेशन। और आप देख सकते हैं फास्फोरस ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो किया। रिडक्शन जब शो किया तो PH3 बनाया, ऑक्सीडेशन जब शो किया तो H3PO2 बनाया, और इस तरह से हम कह सकते हैं फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इस तरह से आपने देखा क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, बट फ्लोरीन नहीं ले सकते। फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते, एक बार उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान से, स्पेशल नोट के द्वारा हम इस बात को अच्छे से क्लियर करते हैं कि फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी एंड इट शोज डेविएशन फ्रॉम द बिहेवियर शोन बाय अदर हेलोजन व्हेन रिएक्ट विद एन अल्कली। फ्लोरीन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाता है
और उसका बिहेवियर जो है बाकी हेलोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, डेविएशन देखने को मिलता है बिहेवियर में जब रिएक्शन किसी अल्कली के साथ होती है। तो जब फ्लोरीन की आप रिएक्शन कराते हो अल्कली के साथ तो क्या होगा, 2F2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस गिव 2F माइनस एक्वस प्लस OF2 गैस प्लस H2O लिक्विड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन जो है वो F माइनस बना रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और OF2 जो बना रहा है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। यानी फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्टेंट में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिल रही हैं। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो देखिए, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और इसी वजह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन फ्लोरीन के द्वारा नहीं दर्शाई जाती। और जब आप फ्लोरीन की रिएक्शन किसी अल्कली से कराते हो तो वहां पे F माइनस और OF2 का फॉर्मेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन यहां देखने को नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जहां हमने सबसे पहले बात की कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कब कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगी उस कंडीशन को समझा, और कब नहीं होगी उसको भी समझा एग्जाम्पल्स के साथ। इसी तरह से हमने डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन की बात की, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की बात की, जहां हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट को समझा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को समझा, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, और फिर देखा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, कौन शो करते हैं और कौन शो नहीं करते हैं, और जो शो नहीं करता है वो क्यों नहीं करता है, और जो शो करते हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ उन रिएक्शन को समझा। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 11th 12th नीट और जेईई से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।